तो सबसे अभी जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो नेगेटिविटी को दूर करना, कि भाई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि जब आपने ये शिक्षा व्यवस्था में अपना कार्यभार संभाला तो वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां रही होगी, लेकिन ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रही, वो थोड़ा बताइए, और उसको आपने कैसे टैकल किया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सब मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो एक तरह से ये माइंडसेट ही था कि ये हो नहीं सकता, और ये सच्चाई है, हम सब ये मानते ही थे। जो मेरे दोस्त के बड़े भाई थे जो चौंक कर गए इस बात पे कि ऐसे थोड़ी होता है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो जाएंगे। तो हम सबकी यही मानसिकता थी। और अगर आप चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों जिन्हें लगता था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे उनके माता पिता हों जो मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेज रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे नहीं हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स हों जिन्हें लगता था कि भाई ये तो बच्चों का कोई बहुत फ्यूचर नहीं है, इस माइंडसेट को बदलना मेरा मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज था। कि जब तक जो इस सिस्टम में भागीदार लोग हैं, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बदलाव हो सकता है, और देखिए धीरे धीरे ही लोगों का ये कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ कि जब हमने शुरू में कहा था कि हम टीचरों को विदेश भेजेंगे तो कोई मानता ही नहीं था कि एक्चुअली भेजेंगे, और लोगों को लगता था जी कि ऐसी बातें तो सब करते हैं। मुझे याद है कि जिस दिन हमारा पहला बैच प्रिंसिपल्स का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था, उस दिन टीचरों को पहली बार लगा कि शायद ये सरकार सीरियस है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ कि, और आप में से कई लोग टीचर्स हैं, मुझे पता नहीं सरकारी सिस्टम के हैं कि नहीं, पर सरकारी तंत्र में ना जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट से SCRT डाइट को पैसा जाता है, और उसमें ये नॉर्म होता है कि 100 रुपये पर टीचर पर डे का खर्चा होता है, और उसी हिसाब से सारी ट्रेनिंग होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी पूरे देश में कितने खर्चे में ट्रेनिंग करवा पाते हैं, पर दिल्ली जैसे शहर में आप 100 रुपये में वेन्यू भी, रिसोर्स पर्सन भी, ट्रेनिंग मटेरियल भी, खाना भी, सब कुछ नहीं अरेंज कर सकते हैं। तो होता क्या था? होता ये था कि वो टूटे फूटे क्लासरूम जिसमें बच्चे भी नहीं बैठ सकते थे, वहाँ पे हम टीचरों को बिठाते थे, 8-8 घंटे बिठाते थे, टूटे हुए टेबल पे, टूटी हुई चेयरों पे, वुडन बेंच पे। क्योंकि कुछ खर्चा रिसोर्स पर्सन और उस पर हो जाता था, तो आपके टीचर्स के लिए खाने पीने के इंतज़ाम के लिए 100 रुपये में से मात्र 25 रुपये बचते थे, और 25 रुपये में क्या आएगा? एक चाय और एक समोसा, या 2 समोसे और 2 चाय। तो दिन भर की 8 घंटे की ट्रेनिंग में या तो आप सिर्फ चाय और समोसा दे सकते थे, या आप टीचर को वो 25 रुपये कैश में पकड़ा देते थे कि भाई तुम इससे खाना खा लेना। तो एक शिक्षक जिसके हाथ में आप बच्चे का भविष्य दे रहे हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक बैठने की अच्छी जगह और एक ठीक ठाक खाने का इंतज़ाम भी नहीं करते थे, तो टीचर भी सोचते थे कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम क्यों करें कुछ। क्योंकि जैसा बिहेवियर सरकार का टीचरों के प्रति है, वैसा ही टीचरों का बच्चों के प्रति होगा। तो हमने पहले साल में जब 2016 में गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनिंग शुरू की, तो हमने सोचा, तो हमने 2-3 बड़े बदलाव किए उसमें। हमने कहा कि हमने नियम बना दिया कि सरकार जब IAS अफसर की ट्रेनिंग करती है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं, जितना भी खर्चा पर पर्सन पर डे IAS अफसर की ट्रेनिंग पे होगा, उतना ही खर्चा हम टीचरों की ट्रेनिंग पे करेंगे। और हमने, क्योंकि तब तक हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी ठीक नहीं हुआ था, तो हमने 2-3 स्कूलों को ट्रेनिंग सेंटर बनाया। और जो शादी के टेंट हाउस होते हैं ना, तो जैसे कारपेट यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो हरे और लाल कारपेट आते हैं जो शादियों में लगते हैं, हमने स्कूल के हर कमरे में टेंट हाउस वाला कारपेट बिछवाया, क्योंकि वहाँ पे तब तक फर्श टूटे हुए थे और तब तक काफ़ी समस्याएं थी। टेंट हाउस से टेबल ली, जैसी टेबल पे आप बैठे हुए हैं अभी होटल में, ऐसी टेबल हायर की, उसमें टेबल क्लॉथ लगवाया, ऐसी कुर्सियाँ हायर करी, उन पे पीछे ये प्रॉपर कवर वगैरह लगवाया। हर टीचर के लिए एक अच्छी डायरी, एक अच्छा पेन, एक बिस्लेरी की बोतल, एक पैक्ड थाली जो हम हल्दीराम से या किसी अच्छी जगह से लेके आते थे। हमने 22,000 टीचर्स के लिए ऐसा ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया। तो जब टीचर उस ट्रेनिंग के लिए आए,
तो पहली बार उन्हें लगा कि उनको डिग्निटी से ट्रीट किया गया है, और वहीं से ये माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। लेकिन जो आपने ये सवाल उठाया कि देखिए ये बदलाव गुजरात में कैसे आएगा, ये बदलाव और बाकी राज्यों में कैसे आएगा, क्योंकि देखिए अगर हमें देश के भविष्य को बदलना है तो सिर्फ एक दिल्ली के स्कूल सुधारने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि देखिए अगर हमें शिक्षा व्यवस्था के बदलाव को समझना है तो उससे पहले हमें एक कदम पीछे जाके अपनी डेमोक्रेसी को समझना होगा, क्योंकि देखिए आखिरकार हम चुनाव के माध्यम से, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के माध्यम से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से किसी को चुन के भेजते हैं। लेकिन हम जिसको चुन के भेज रहे हैं, और ये किसी एक राज्य की और एक पार्टी की और एक सरकार की बात नहीं है, हम पूरे देश भर में पिछले 70 साल से जिनको चुन के भेज रहे हैं, ये तो एक सवाल उठता है कि भाई 70 साल में आप सरकारी स्कूल क्यों नहीं ठीक कर पाए। हम ये तो आपको कह नहीं रहे हैं कि आप जुपिटर पे रॉकेट भेज दो, हालांकि वो हम भेज देते हैं, चंद्रयान हम बना देते हैं, लेकिन हम एक सरकारी स्कूल क्यों नहीं ठीक कर पा रहे। देखिए हमें थोड़ा सा अपने लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब सिर्फ टीचर, प्रिंसिपल और टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं, हम सब एक सिटीजन भी हैं जो इलेक्शन में अपना वोट डालने जाते हैं। तो होता क्या है कि जब चुनाव का समय आता है तो जो नेता होते हैं और उनको ये लगता है कि जी हमें जैसे तैसे भी हो हमें चुनाव जीतना है। तो जो नेता है वो हर तरह की बात करते हैं चुनाव में, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो जात पात की बात हो, चाहे वो पैसा बांटना हो, चाहे वो दारू बांटना हो, चाहे आप साउथ में जाइए तो टीवी, कलर टीवी, क्या क्या बढ़ जाता है। तो ये सब हर चीज़ होती है चुनाव में। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते। देखिए नेता ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, धर्म की बात करेंगे, जात की बात करेंगे तो लोग उस पर वोट दे देंगे। तो जब एक नेता पावर में आता है वो सोचता है कि भाई जेब में अपनी पैसा भर लो जितना भर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार चुनाव में बहुत खर्चा करना पड़ेगा उस सब पे। नेता को ये नहीं लगता कि मैं सरकारी स्कूल ठीक करूंगा तब फिर से जीतूंगा। नेता को लगता है कि पैसा कमाऊंगा, चुनाव पे पैसा खर्च करूंगा तब फिर से जीतूंगा। लेकिन हम अगर एज सिटीजन्स, हम जो इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर किसी भी नेता को ये लग जाए कि जब मैं 5 साल के बाद किसी का दरवाज़ा, किसी का भी दरवाज़ा खटखटाने जाऊंगा, और जब मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो जो घर के अंदर है वो मुझसे ये पूछेंगे कि तुमने सरकारी स्कूल ठीक किया क्या, तुमने सरकारी कॉलेज ठीक किए क्या, तो फिर आप मेरी बात मानिए कि सिर्फ कोई एक पार्टी और एक स्टेट नहीं, अगर सिटीजन्स ये दबाव बनाते हैं तो देश के हर राज्य की हर पॉलिटिकल पार्टी सरकारी स्कूलों को ठीक करेगी। तो ये हमारे ऊपर भी है एज सिटीजन्स कि हम किस चीज़ पर वोट दे रहे हैं। देखिए जब हम धर्म पे वोट देते हैं, जब हम पैसे पे वोट देते हैं, जब हम कैंडिडेट की जात देख के वोट देते हैं, वो देश के किस हिस्से से आता है वो देख के वोट देते हैं, तो फिर नेता भी आपको वही देते हैं। देखिए डेमोक्रेसी ना वैसी है जैसे मार्केट होती है। मार्केट में जब कोई एक फ़ोन कोई अच्छा फीचर लेके आता है तो जो सारे कंपेटिटर्स हैं ना उनको वो फीचर लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो उसी को खरीदना चाहता है। उसी तरह से डेमोक्रेसी भी एक मार्केट की तरह है कि जो कंज्यूमर, यहाँ पे जो हमारा वोटर है, जो सिटीजन है, जिस पे वो वोट डालेगा, जिस मुद्दे पे वो वोट डालेगा, हर पार्टी उसको डिलीवर करेगी। तो अगर आज हमारे स्कूल ठीक नहीं है, बिल्कुल हमारे नेता जिम्मेदार हैं। आज अगर आप गुजरात में भी देखिए, 2015 में गुजरात में शायद असेंबली में कहा गया था कि 8000 क्लासरूम्स की कमी है। जब तक हम 2018 में आए तो पता चला कि 18000 क्लासरूम की कमी हो गई। 2020 तक 20000 क्लासरूम की कमी हो गई। तो क्यों नहीं बन रहे हैं वो क्लासरूम? इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि हमारा वोट उस क्लासरूम से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस दिन हमारा वोट उस क्लासरूम से जुड़ जाएगा, क्लासरूम भी बनेंगे, स्मार्ट बोर्ड भी लगेंगे, टीचरों को विदेश भी भेजा जाएगा, टीचर क्लासरूम में भी होंगे और 12वीं के नतीजे भी अच्छे आएंगे। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो शिक्षा
और गवर्नेंस, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, क्योंकि हम सब नागरिक हैं, हमें हेल्थ की फैसिलिटी भी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, हमें नौकरियां भी चाहिए। जो गवर्नेंस है, अगर हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए तो हमें उसके आधार पर वोट देना होगा, हमें उसका प्रेशर हर पार्टी पे, हर सरकार पे बनाना होगा, तभी हमारे देश में बदलाव आएगा। हेलो, थैंक यू मैम। इसका एक छोटा सा आपने जो बात बताई कि अगर चुनाव में अगर एजुकेशन मुद्दा है तो काम होगा। आपको पता होगा कि सूरत में हमारे 27 काउंसिलर चुन के आए हैं लास्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनरली स्कूल चलाते हैं, कोई कोई नहीं भी चलाते हैं, लेकिन पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई भी हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 11-12 के क्लासेस नहीं चलाती है पूरे इंडिया में, ऑन द रिकॉर्ड है ये। लेकिन हमने सूरत में इलेक्शन लड़ा, वो शिक्षा के मुद्दे पे लड़ा, एजुकेशन के मुद्दे पे लड़ा, और वहाँ हम विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी आज ये परिवर्तन आया कि भारत में सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी, जो 11th और 12th के क्लासेस भी चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ पे हमने चुनाव, चाहे हम हार गए, विपक्ष में बैठे, लेकिन लोगों को शिक्षा के प्रति इतना जागरूक कर दिया कि सत्ता पक्ष को भी ये काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे सवाल पे आते हैं। ज़्यादातर लोगों ने, सबसे ज़्यादा ये कार्ड आया है उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये एक सवाल किया है, क्योंकि दिल्ली में हमारे पास विकल्प है, और एनडीटीवी की रिपोर्ट थी कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में आए। तो वहाँ पर विकल्प है प्राइवेट स्कूलों का कि वो वहाँ से निकाल कर अब सरकारी स्कूलों में डाल सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में और ख़ास करके गुजरात में ये सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूलों के फीस की। जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, वो सही में बहुत ही परेशान है। एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से कोरोना में स्कूल चले नहीं चले, कोई अच्छे स्कूल थे, उदार स्कूल थे, उन्होंने स्कूल फीस माफ़ की, बाकी सबको फीस भरनी पड़ी है। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा सवाल जो आए हो प्राइवेटाइजेशन को और शिक्षा का जो व्यापारीकरण है उसको लेकर आए हैं। तो इस पे हमने दिल्ली में हमने क्या क्या काम किए हैं और इसकी समस्या का जो समाधान है, वैसे तो आपने बता ही दिया, फिर भी अगर कोई और समाधान है हमारे गुजरात के लिए या देश के लिए तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ये जो समस्या है कि प्राइवेट स्कूल इतनी फीस, मैं तो मानती हूँ चोरी ही है, मतलब ऐसी कि इतनी फीस कैसे मांग लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभिभावक मजबूर है, उन्हें पता है कि अभिभावक के पास, पेरेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है, कि सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि कोई सोचेगा भी नहीं कि अपने बच्चों को वहाँ पे भेजा जाए, वरना उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूलों को ये पता है कि इन पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो साल दर साल फीस अपनी बढ़ाते रहते हैं। दूसरा, अगर आप प्राइवेट स्कूलों को देखने जाइए, और ये क्योंकि दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों के साथ हमने उनकी फ़ीस पे काफ़ी काम किया, जिस पे मैं आती हूँ भी, जब हमने थोड़ा सा इसकी शिनाख्त करनी शुरू की तो ये समझ में आया कि तकरीबन हर प्राइवेट स्कूल में उनके जो मालिक हैं वो किसी ना किसी नेता से जुड़े हुए हैं। देश में तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, या प्राइवेट कॉलेज हैं, और उन्होंने अपनी कॉलेज की बोर्ड में, अपने स्कूल के बोर्ड में कुछ रिटायर्ड अफसरों को रखा हुआ है। तकरीबन हर बड़े प्राइवेट स्कूल के बोर्ड में कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, एजुकेशन सेक्रेटरी, ये सब फलाना ढिमकाना है। तो इससे होता क्या है? देखिए, हमने अपने नेताओं को, जिनको हमने चुन के भेजा है, और अफसरों को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आप हमारे लिए स्कूल अच्छे करो, इसीलिए टैक्स देते हैं ना। हम जब पानी की बोतल खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। इस टैक्स का सरकार को क्या करना होता है? इस टैक्स का सरकार को हमें सुविधाएं देनी होती हैं। तो हम जिसको जिम्मेदारी हमने दी है कि हमारे स्कूलों को अच्छा करो, जो जिम्मेदार हैं उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट पूरा प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उनके अपने प्राइवेट स्कूल चलते हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, उनके प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं। तो अगर मैं शिक्षा मंत्री हूँ या मैं शिक्षा सचिव हूँ और मेरे अपने प्राइवेट स्कूल या मेरे रिश्तेदारों के प्राइवेट स्कूल चलते हैं, तो मैं क्यों चाहूँगी कि सरकारी स्कूल ठीक हो जाए? और ये रीज़न है
कि इतने सालों में, देखिए आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली सरकार में कोई जादू की छड़ी नहीं थी। हमने भी कुछ आइडियाज निकाले, कुछ सॉल्यूशंस निकाले, उन पे मेहनत करी, काम किया, चीजें बदली। तो और जगहों पे अगर हम देखने जाएं, ये जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस का और प्राइवेट एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, उसकी वजह से प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री पे एक तरह से कोई हाथ नहीं लगाता है। और हमने कुछ साल पहले जो प्राइवेट स्कूल हैं, दिल्ली में भी यही समस्या थी कि प्राइवेट स्कूल साल दर साल अपनी फीस बढ़ाते जाते थे और पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं होता था। तो हमने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस का ऑडिट करना शुरू किया। हम उनकी, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे स्कूल थे जिन्हें सरकारी ज़मीन मिली हुई थी, और उस सरकारी ज़मीन के तहत ये नियम कानून था कि आपको हर साल दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को अपना पूरा लेखा जोखा दिखाना होगा। तो हमने एक बहुत बड़ी सीएस की टीम को हायर किया, सीएस की कंपनीज को हायर किया, कुछ ऑडिट करते थे, फिर कुछ उस ऑडिट को चेक करते थे। जब हम इन स्कूलों के अकाउंट्स देखने गए तो हमें अचंभा हो गया। कुछ ऐसे नामी प्राइवेट स्कूल थे जिनके मालिकों ने मानेसर में प्राइवेट फार्म हाउस खरीदे हुए थे स्कूल की फीस के पैसे से। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने अपने पूरी मैनेजमेंट के लिए, जो अक्सर एक ही परिवार के सारे लोग होते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW इत्यादि खरीदी हुई थी स्कूल की फीस के पैसों से। ऐसे स्कूल थे जिन्होंने अपने स्कूल के फंड में 90 लाख 1 करोड़ रुपए पड़े थे, लेकिन वो फिर भी बच्चों से फीस बढ़ा के ले रहे थे इस नाम पे कि जी हमें टीचरों की सैलरी देनी। तो अगर कोई वास्तविक तौर पे स्कूलों की अकाउंट्स की जांच करने जाएगा तो आप ये भरोसा रखिए कि गुजरात में भी यही निकलेगा जो दिल्ली में निकला है। लेकिन समस्या क्या है कि ये बार बार मैं एक ही मुद्दे पे आ जाती हूँ, जुड़ा ये आपकी राजनीति से हुआ है, जुड़ा ये आपकी सरकार से हुआ है। क्योंकि गुजरात में भी जब पेरेंट्स का प्रेशर बना तो नाम मात्र के लिए एक फी रेगुलेटरी कमेटी तो बना दी गई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो फी रेगुलेटरी कमेटी भी प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी मिली हुई है। कि अगर प्राइवेट स्कूलों में 30,000 की फीस अगर वो चाहते हैं कि होनी चाहिए, तो मैंने ऐसा सुना है कि FRCU ने बोलती है कि 45,000 का प्रस्ताव दे दो, फिर हम कहेंगे नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हम 30,000 पे लेके आ जाएंगे जिसको वो स्कूल चाहता है। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही सुना है ना मैंने? तो जब तक हम इस नेक्सस को नहीं तोड़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल के बीच में और भ्रष्ट नेताओं के बीच में है, तब तक उन नेताओं के आशीर्वाद के साथ, उन नेताओं की आड़ में एक आम इंसान पिसता रहेगा, परेशान होता रहेगा। इसलिए होता रहेगा क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना क्यों पड़ रहा है? जब हम टैक्स देते हैं तो उस टैक्स में सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। मेरे कई सारे रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। मेरे सारे कज़न्स जो लंदन में पढ़े हैं, उनके माता पिता बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वकील हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। मेरे सारे कज़न्स सब पहली से लेके 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ पे विदेश में सबसे अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं। तो जो बड़े बड़े अच्छे पैसे कमाने वाले लोग भी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि वो स्कूल अच्छे होते हैं। तो आज हमें जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, फीस देनी पड़ रही है, वो एक तरह से आप मानिए कि हम एक बार तो टैक्स देते हैं, अपना GST देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। जो हम बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं ना, हम दूसरी बार टैक्स भर रहे हैं। एक भ्रष्ट सरकार होने की वजह से हम दूसरी बार टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि जो हमें स्कूल अपने टैक्स के पैसे से मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिल रहे हैं। और जब हमारे भ्रष्ट नेता उन प्राइवेट स्कूलों से मिल जाते हैं, उनके साथ सांठ गांठ में हो जाते हैं, तो उस बढ़ी हुई फीस से हम तीसरी बार टैक्स दे रहे हैं। तो ये हमें सोचना होगा कि देखिए, आखिरकार जो नीतियां हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल चलाने की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की रेगुलेशन की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में फीस की हो, वो हमारी सरकार से जुड़ी हुई हैं।
तो होता क्या है कि जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ, जब हम कॉलेज में होते थे तो यही होता था जी अच्छे से पढ़ाई कर लो फिर नौकरी करना। किसी एजुकेटेड मिडिल क्लास के व्यक्ति को ना राजनीति से बहुत दूर रहने के लिए कहा जाता है कि राजनीति खराब चीज़ है, राजनीति से जुड़ना, नेताओं के साथ उठना बैठना। तो हम राजनीति में भागीदारी नहीं करते हैं, हम गवर्नमेंट्स के साथ इंगेज नहीं करते हैं, राजनीति में आना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने प्रतिनिधियों पे दबाव भी नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है राजनीति से तो दूर ही रहना है। लेकिन समस्या क्या है कि हम अगर राजनीति से दूर रहेंगे, हमारी ज़िंदगी के जो निर्णय हैं जो हमारी ज़िंदगी पे असर डाल रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास कैसा स्कूल है, हमें कैसा अस्पताल मिलता है, कोविड हो जाएगा तो हमें बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे हम सेफ हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों पे जो डिसीजंस है ना वो सारे पॉलिटिशियंस लेते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। तो जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति से जुड़ते नहीं हैं, पॉलिटिशियंस पे प्रेशर नहीं बनाते, अपने एमएलएज एमपीज के साथ इंगेज नहीं करते, उन पे दबाव नहीं बनाते, तब तक ग्राउंड पे हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। तो अगर हमें प्राइवेट स्कूल की फ़ीस पर भी काम करना है तो मैं एक तो ये है कि हमें अपने स्टेट की राजनीति को तो बदलना ही होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सबसे इफ़ेक्टिव लीवर ऑफ चेंज है, हम आज क्या करें, तो मेरा ये सुझाव है कि अपने एमएलएज पे, अपने एमपीज पे, अपने कॉरपोरेटर्स पे दबाव बनाइए कि अगर तुम्हारी सरकार ने फ़ीस कम नहीं करवाई ना तो अगली बार वोट मांगने मत आना। जब हम ये दबाव बनाएंगे तो आप देखिएगा कि वो भी काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। अगला जो सवाल है वो गोपाल भाई से है। प्रोफेसर उदयन शाह अगर है तो ज़रा हाथ खड़ा करेंगे, और मेहुल तलाटी जी, इन दोनों की तरफ से ये सवाल है जिसको मैं संक्षिप्त में पेश करूंगा कि ये तो दिल्ली की बात हो गई। दिल्ली में ऐसा है कि छोटा स्टेट है, लेकिन गुजरात जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड स्टेट है, गांव भी है, शहर भी है, छोटे कस्बे भी है। तो इसमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना वो कैसे पॉसिबल है, और इस पे आम आदमी पार्टी का क्या विजन है? આવું વારંવાર સોશિયલ મીડિયામાં અને મીડિયામાં કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ દિલ્હી એક નાનું રાજ્ય છે એટલે ત્યાં તો બધું થઈ શકે, ગુજરાત તો બહુ મોટું છે તો ન થઈ શકે. એનું સીધું ગણિત એવું છે કે ગુજરાત મોટું છે તો એના રિસોર્સ પણ મોટા છે, સરકારની આવક પણ મોટી છે. દિલ્હી સરકારનું બજેટ છે 70,000 કરોડ રૂપિયા એક વર્ષનું, ગુજરાત સરકારનું બજેટ છે 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયા એક વર્ષનું. હવે સવાલ એ છે કે બધી જ સ્કૂલો ઓવરનાઇટ એક જ દિવસમાં બદલી તો નથી નાખવાની, ધીરે ધીરે સ્કૂલો બદલાશે. જિલ્લાઓની અંદર મોડેલ સ્કૂલો 100 મોડેલ સ્કૂલ પહેલાં બદલાશે તો 100ની પાછળ સરકાર 200 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરે દાખલા તરીકે, બીજા વર્ષે 200 કરોડ ખર્ચો કરે, ત્રીજા વર્ષે 200 કરોડ ખર્ચો કરે, ને એવી રીતે 100 5 વર્ષમાં 1000, 2000, 3000 મોડેલ સ્કૂલો સરકાર ઊભી કરી શકે. એટલે એવી કોઈ આમ અઘરી વસ્તુ નથી, જો ઈરાદો હોય, દાનત હોય તો ન થઈ શકે એવી કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. બીજું સૌથી મહત્વનું છે કે સરકાર પાસે જમીન છે. પ્રાઇવેટ સ્કૂલની જ્યારે ચર્ચા કરીએ ત્યારે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જમીન સૌથી કોસ્ટલી વસ્તુ હોય છે, જમીન. બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ તો ધારો કે બહુ એવરેજ આવતી હોય છે, પણ સૌથી મોંઘું અત્યારે આખા દેશમાં છે જમીન. સરકાર પાસે તો પોતાની જમીન છે, પૈસા દેવાના નથી. તો સરકાર જ્યારે એક નવી સ્કૂલ બનાવવા માગે છે અથવા એનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવા માગે છે તો સરકારને એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી નડતો કે જમીનના પૈસા ક્યાંથી આવશે. જે છે કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે. જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વાઇઝ વાત કરીએ તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ વન ટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, મતલબ એક વખત બિલ્ડિંગ બની ગયું પછી 50 વર્ષ સુધી તો જો સારું બનાવ્યું હોય, ભ્રષ્ટાચાર ન કર્યો હોય તો 50 વર્ષ સુધી બિલ્ડિંગને કશું થવાનું નથી. આજે મંત્રીઓના બંગલા છે એની કાંકરી ખરતી નથી, સ્કૂલોના પંખાઈ તૂટી જાય છે અને દરવાજાય તૂટી જાય છે. તો જો સારું કન્સ્ટ્રક્શન કરે તો વન ટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કોમ્પ્યુટર્સથી લઈ, ટેબલથી લઈ, બ્લેકબોર્ડથી લઈ આખી જ વ્યવસ્થા ઊભી થઈ શકે. અને ત્યાર પછી જો ઈરાદાઓ હોય, મેડમે જેમ વાત કરી એમ સરકારની ભાવના સારી હોય લોકોને ભણાવવાની અને એક સારા નાગરિક બનાવવાની, તો મને એવું લાગે છે કે બિલકુલ અઘરી વસ્તુ નથી. સરકાર પાસે હ્યુમન રિસોર્સ છે, પૈસા છે, કાયદો તો સરકાર પાસે જ છે, એને કોઈ પરમિશન લેવા જવાની જરૂર નથી. હું સ્કૂલ ખોલીશ તો મારે 100 પરમિશનો લેવામાં 100 જગ્યાએ લાંચ પણ આપવી પડે, તો એ કોસ્ટિંગ પણ આખરે વાલીની ફી ઉપર આવે છે
ક્લાસરૂમનું એક્સટેન્શન માગું વધારો, બાળકનો વધારો માગું. તો એ આખી વસ્તુ એવી છે કે ભાઈ એક ઈમાનદાર માણસ જો સિસ્ટમમાં બેઠો હોય, જે ડિસિઝન મેકર હોય, આપણા માનની નેતાશ્રી જેવા, તો બધું શક્ય છે. મેં એ જ વાત કરી કે ભાઈ અત્યાર સુધી લોકોને કલ્પના નથી થતી કે આવું બનશે કે કેમ. હવે આપણને ભરોસો બેઠો છે કે હા, સરકાર ઈમાનદાર હોય, નેતા ઈમાનદાર હોય, ભણેલો ગણેલો. થોડોક મારે આ વાત આઉટ ઓફ સબ્જેક્ટ છે, તમે પૂછ્યું. બેને એક MLA તરીકે આટલી વાત કરી. આપણે બધા આપણા વિસ્તારના કમસે કમ MLAને ઓળખતા હશું. આપણી જાતને આપણે પૂછીએ કોઈ MLA આવું ખાલી બોલી શકશે ટેકનિકલ વર્ડ્સમાં? તો એ બધું બહુ સારી સ્કૂલો થઈ જશે એમ માની લઈશું. આટલું તો શિક્ષણ મંત્રી આટલું નહીં બોલી શકે. જ્યારે આપણા વિસ્તારનો MLA શિક્ષણ ઉપર પોતાના 5 વિચારો જ રજૂ નહીં કરી શકે, તો શિક્ષણ બદલાઈ રહ્યું. શિક્ષણ મંત્રીની વાત નથી કરતો, હું તો MLAની વાત કરું છું. અને આખો જે સબ્જેક્ટ છે એ સ્કૂલ ઉપર આવ્યો. સ્કૂલથી આગળ છે કોલેજીસ, યુનિવર્સિટીઝ, ડિપાર્ટમેન્ટ્સ કે જ્યાં તમે બેચલર્સ કરો છો, માસ્ટર્સ કરો છો. એની તો હજુ ચર્ચા જ બાકી છે. હજુ તો સ્કૂલમાં આપણા બધાની ગાડી ફસાઈ ગઈ છે કે સ્કૂલનું શું થશે. હવે સ્કૂલનું પતશે, કઈ સારી સરકાર આવશે, 20 વર્ષે સ્કૂલનું પતે, પછી યુનિવર્સિટીઓ પર ચર્ચા થશે કે એનું શું થશે. એટલે મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે આ હવાઈ વાતો છે કે ગુજરાત તો બહુ મોટું છે તો એની આવક પણ મોટી છે, હ્યુમન રિસોર્સ પણ ખૂબ મોટો છે સરકાર પાસે, અને સરકારની કેપેસિટી પણ ખૂબ મોટી છે અહીંયા કરતાં. ત્યાં એક સેમી ગવર્મેન્ટ ટાઈપ ગવર્મેન્ટ છે, અહીંયા ફૂલ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે, તો અહીંયા થોડાક એક્સ્ટ્રા પાવર છે, ફૂલ પાવર છે. સરકારમાં સારો માણસ હશે તો એક સપનાની જેમ વાસ્તવિકતાની અંદર પણ આ બધું થઈ શકે એમ છે. અને આમ આદમી પાર્ટીનું પણ એ જ વિઝન છે કે એક વખત લોકો પાર્ટી ઉપર ભરોસો મૂકી અને એક વખત ચાન્સ આપશે તો જોઈ લેશે. ચૂંટણીઓ એવું નથી કે એક વખત આવશે પછી બિલકુલ બંધ થઈ જવાની છે. બીજી ચૂંટણીમાં મત નહીં આપે, જેમ માનની નેતાશ્રી કહે છે કે ભાઈ કામ ન કર્યું હોય તો મત ના આપશો. એટલે આમ આદમી પાર્ટી એવું માને છે કે ગુજરાતમાં ખૂબ પોટેન્શિયલ છે. સારા લોકો જો ઇલેક્ટ થાય છે, ચૂંટાય છે તો થઈ શકે તેમ છે. થેન્ક યુ. આભાર गोपाल भाई. इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि अगर आप गुजरात को देखिए तो गुजरात अपना सिर्फ 14% बजट एजुकेशन पे लगाता है, जो पूरी नेशनल एवरेज से भी कम है. नेशनल एवरेज भी 15.5% है जो हर स्टेट अपना बजट एजुकेशन में लगाते हैं. तो अगर गुजरात की सरकार भी दिल्ली की तर्ज पर 25% बजट अपना एजुकेशन पे लगाए तो डेफिनेटली उससे सुधार आएगा. तो अगर आप बजट भी देखिए गुजरात का बजट दिल्ली से बहुत ज़्यादा है. दिल्ली से 4 या 5 गुना गुजरात के स्टेट का बजट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेट है. उसका अगर 25% गुजरात की सरकार स्कूलों पे लगाए, यूनिवर्सिटीज़ पे लगाए, कॉलेज पे लगाए, तो मैं आपको यहाँ पे पत्थर पे लिख के दे सकती हूँ कि डेफिनेटली स्कूलों में सुधार आएगा, कॉलेज में सुधार आएगा. लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारें वो बजट लगा रही हैं, या कहाँ जा रहा है हमारी सरकार का पैसा? हमारे स्कूलों में जा रहा है कि हमारी नेताओं की जेब में जा रहा है? दैट इज़ द क्वेश्चन. ખૂબ ખૂબ એક વસ્તુ મારે ઉમેરવી છે કે ભાઈ દિલ્હી નાનું રાજ્ય છે તો થઈ શકે છે, ગુજરાત મોટું છે ના થઈ શકે. આપણે બધા ગુજરાતમાં એવા કેટલાય ધારાસભ્યોને, પૂર્વ ધારાસભ્યોને, સાંસદ સભ્યો, પૂર્વ સાંસદ સભ્યોને ઓળખીએ છીએ જેમની પોતાની માલિકીની સ્કૂલ છે. આપણને બધાને ખ્યાલ છે, કોઈને ઓળખીએ. એમની માલિકીની સ્કૂલ આટલી સારી હોય તો એ જ્યારે મંત્રી હોય ત્યારે સરકારી સ્કૂલ સારી કેમ ન બનાવી શકે? આ તો નિયતનો પ્રશ્ન થઈ ગયો. MP પોતે જો સ્કૂલ બનાવે તો બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્કૂલો બને. એ જ MP સરકારમાં હોય ત્યારે સરકારી સ્કૂલ સારી કેમ ન બને? તો સવાલ છે પૈસાનો, રિસોર્સનો છે જ નહીં, નિયતનો પ્રશ્ન છે કે હું મારી પોતાની બનાવું તો 5 સ્ટાર સ્કૂલ, કોલેજ બનાવું. આજે કેટલાય ધારાસભ્યો, સાંસદ સભ્યોની કોલેજો છે, આપણને બધાને ખબર છે. પબ્લિકલી નામ બોલવું યોગ્ય નથી, પણ ખ્યાલ બધાને છે કોની કોલેજ ક્યાં આવી છે, કોની યુનિવર્સિટીઓ ક્યાં છે. એની માલિકીની સારી ને સરકારની ખરાબ. એ જ માણસ સરકારમાં પણ છે ને એ જ માણસ ઓનર પણ છે. તો સવાલ નિયતનો છે. સ્ટેટ મોટું હોય એનાથી કંઈ બહુ મોટી વસ્તુ મેટર નથી કરતી. હવે ઈશુભાઈને છે હવે પછીનો સવાલ. આપે મહામંથનના માધ્યમથી આ મુદ્દો ઘણી વખત ઉપાડેલો પણ છે, પણ હવે જ્યારે આપ એક રાજકીય પાર્ટીમાં છો અને આવનારા સમયમાં એડમિનિસ્ટ્રેશનની જવાબદારી પણ આવશે, તો અત્યારે હમણાં આપણે અહીંયા હેમંત શાહ સાહેબ છે, એમણે ઘણું બધું શિક્ષણના વિશે રિસર્ચ કરેલું છે. 18,000થી વધારે શિક્ષકોની અછત છે અત્યારે ગુજરાતની અલગ અલગ સરકારી શાળાઓમાં.
4000 5000 શાળાઓ એવી છે જેમાં ફક્ત એક શિક્ષક છે, બીજી 4-5 હજાર છે એમાં 2 શિક્ષકો છે, ત્રીજી 4-5 હજાર શાળાઓ છે એમાં ફક્ત 3 શિક્ષકો છે. એક ઓરડાની પણ આપણે શાળાઓ છે. અને સાહેબે જે પ્રમાણે રિસર્ચ કરેલું છે એ પ્રમાણે ગણીએ તો સાહેબ 90,000થી વધુ શિક્ષકોની આઈ થિંક અછત છે. તો આના આ બજેટમાં, અને સરકાર એવું કહે છે કે એમની પાસે પૈસા નથી એટલે આ કામ નથી થઈ શકતું. વિદ્યા સહાયકોની ભરતી 4 વર્ષથી નથી આવી. ટેટ પાસ કરીને લગભગ 50,000 ઉમેદવારો છે એ રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો આવનારા સમયમાં આમ આદમી પાર્ટીનું શું વિઝન છે આ મુદ્દે? બિલકુલ, બહુ જ સારો. સાહેબને તો બહુ આર્ટિકલ્સ મેં વાંચ્યા પણ છે ને, ખૂબ અમે અંગત મિત્રો છીએ, એમને બહુ બધાને ખૂબ ચર્ચા પણ આ મામલે કરેલી છે. ગોપાલભાઈ હમણાં વાત કરી કે નિયતની વાત છે. નિયત સાફ હોવી જોઈએ. 31,000 કરોડ, હું ભૂલતો ન હોતો, गुजरात का बजट है 31,000 करोड़, यानी कि दिल्ली नो हाफ बजट टोटल नो एटलू तो एज्युकेशन पाछळ ए लोको फाळवे छे. पण मोटा भागનું સર્વ શિક્ષા અભિયાનમાં કરપ્શનમાં જાય છે. જેમ ગોપાલભાઈ કહ્યું કે મંત્રીની જે બંગલો છે એ કેમ નથી પડતો. તમે જુઓ, નવો મંત્રી આવ્યો એટલે બધાના માટે ઇનોવા કાર આવી. રૂપિયાની કમી હોય તો ઇનોવા ક્યાંથી આવે? બહુ નેચરલ છે. આજે હું એમ કહું છું કે ગામ આખામાંથી આપણે ઉઘરાવીએ કે રૂપિયો આપજો, આપણે ગામ ચલાવવા માટે કંઈ આપણી પાસે છે નહીં, અને ગામ આખું એમને ઉઘરાવી પસીનાથી કમાણી કરીને ગામ આખી એને રૂપિયા આપે કે 2 લાખ રૂપિયો તમે ચલો વાપરજે સારી રીતે, એ 2 લાખ રૂપિયાને પોતે બંગલો બનાવી લે તો પછી રૂપિયા ક્યાંથી આવે? સવાલ છે નિયતનો. આ જ બજેટમાં સારામાં સારી સ્કૂલો થઈ શકે. હું એમ કહું છું કે આજે અમદાવાદનો બાળક, મારા પોતાના સંતાનો છે, મારે સરકારી સ્કૂલમાં મોકલવા, ચાલો ક્યાં સરકારી સ્કૂલ સારી અંગ્રેજી મીડિયમની દેખાડો મને. અમદાવાદમાં સારી સ્કૂલ ક્યાં છે? ઇંગ્લિશ મીડિયમની છે કોઈને? નથી. શું કામ નથી? જો એ ચાલુ કરે તો નેતાઓની સ્કૂલો છે એ બંધ થઈ જાય. આજે મેં પોતે કોરોના કાળમાં, તમે વિચાર કરો સરકારની નીયત કેટલી નકામી છે. કોરોના કાળમાં મેં એવું કહ્યું કે 25 ફી ઘટવી જોઈએ, 50% ઘટવી જોઈએ, 50% ઘટવી જોઈએ. મેં પોતે આંદોલનની જેમ આખું માહોલ ઉપાડ્યો હતો. સરકારે કશું ન કર્યું એટલે છેલ્લે મારે સંચાલકોને હાથ જોડીને વિનંતી કરવી પડી. मेरी कहने पे 120 करोड़ रुपया ऑन पेपर है मेरे पास. संचालकों ने मेरे कहने पे माफ़ी दी थी, 120 करोड़. मैं तब जर्नलिस्ट था, मैंने उनको हाथ जोड़ी थी. पटेल साहब ने खबर है बराबर. 120 करोड़ रुपया माफ़ी मैं पते जाते करावડાવી. सरकारे कीधું नहीं थाय. પછી એક સ્થિતિ આવી કે મેં સતત પ્રોગ્રામો કીધા કે આ ફી કેમ માફી ન થાય. આજે હું એમ કહું છું કે જે સ્કૂલમાં પંખો નથી ચાલતો, લાઇટ નથી ચાલતી, બધું બંધ છે, તો સ્કૂલ ફી માફી કેમ ન થાય કોરોનામાં? પછી 25% ફી માંડ કરીને માફી કરી. સવાલ એ છે કે એનો પણ નોટિફિકેશન ના આવ્યું, હજી પણ વાલીઓ અટવાયા છે. સવાલ નિયતનો છે. આજે હું કહું છું અમદાવાદમાં સારામાં સારી દર 3 કિલોમીટરે અંગ્રેજી મીડિયમની શાળા હોય, જમીન તો છે આપણી પાસે પૂરતી. દર 3-4 કિલોમીટર 100 સ્કૂલો શરૂ કરવામાં આવે. હું એમ કહું છું બધી દુકાનો બંધ કરાવડાવી દઉં એક જ વર્ષની અંદર. છે તાકાત આપણામાં. પણ સવાલ એ છે કે એ એજ્યુકેશન માટે નિયત તો સાફ હોવી જોઈએ. એજ્યુકેશન માટે ક્યાં બજેટ વપરાય છે? આજે હેમંતભાઈને ખબર છે બજેટ ક્યાં વપરાય છે. 31-32 હજાર કરોડ રૂપિયાનો બજેટ છે. અચ્છા, ભરતી કોઈ નથી કરતા, એવું કહે છે રૂપિયા નથી. 40% એવા છે જે ગ્રાન્ટો વપરાણી નથી, પાછી લેપ્સ થઈને પાછી ગઈ છે. તમારામાં વિઝન ક્યાં છે? ગ્રાન્ટ ક્યાં વાપરવાય છે? અને હું એમ કહું છું કે ચાલો, હમણાં જે વાત કરી હમણાં ગોપાલભાઈએ કે આતિશસિંહજીએ જે વાત કરી ટેકનિકલ શબ્દોમાં, હું તમામને મંત્રી મુખ્યમંત્રીને ચેલેન્જ આપું છું કે આવે મારી સાથે ડિબેટમાં, હું પુરાવા લઈ લઉં, એ પુરાવા લઈ લે. જો એ પુરાવા ન થઈ શકે તો હું આખી જિંદગી રાજનીતિ છોડી દઈશ. બોલો. સવાલ એ છે કે તમારામાં નિયત નથી, તમારામાં વિઝન નથી, તમારે કંઈ કરવું નથી. અને એને વસ્તુ જ્યારે ચૂંટણી આવશે ત્યારે લોલીપોપ આપીને પાછા વયા જશે. અત્યારે ભરતી કરી LRDની, બિન સચિવાલયની ભરતીમાં છોકરાઓની ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ. આજે હું બહુ પર્સનલી એક વર્ડ્સ વાપરીશ, માફ કરજો. શહેરોમાં અને ગામડાઓમાં મુન્નાઓને સગાઈ નથી થતી ને એની જવાબદાર સરકાર છે. મુન્નો કે એની મમ્મી પપ્પા નથી. મુન્નો બિચારો રૂપાળો છે, સારો છે, પણ એને ભણતર કરી પણ છોકરી નથી મળતી. શું કામ? તો કે નોકરી નથી મળતી, નોકરી ભરતી આવતી નથી. ખાનગીમાં તો સગાવાલા જ ગોઠવાય છે. તમે જુઓ બધી જગ્યાએ સગાવાલા ગોઠવાય છે. મેં આખો સિરીઝ કરેલી, જર્નલિસ્ટ હતો ત્યારે,
એક જિલ્લો એવો નથી કે જ્યાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓની સ્કૂલો ન હોય. મારી પાસે લિસ્ટ છે એનું, આપણે નામ નથી લેવું. હવે જો તમારી દુકાનો ચાલુ રહેવાની છે તો તમે સારું શું કરી શકવાના છે? હું જે વ્યવસાયમાં હું એમ કહું છું કે જે પણ વ્યવસાયમાં મારે મંત્રી હોઉં તો મારે એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ને એવા બધા આપણા નેતાગણ એવું કહીને ગયા છે કે એ વ્યવસાયમાં આપણું કોઈ હિત ન હોવું જોઈએ. સોગંદ તમે શેના ખાઓ છો? શપથ તમે શેના ખાઓ છો? શપથ ખાઓ છો એનું 1% પણ પાલન નથી કરતા. અને તમે સિમ્પલી જુઓ, આ તો તમે એજ્યુકેશનની વાત કરી, હજારો 40,000 કરોડ રૂપિયા આદિવાસીઓના ઉત્થાન માટે વપરાણા વનબંધુ યોજના અંતર્ગત. આદિવાસીઓ ત્યાંના ત્યાં છે. હમણાં હું એક આદિવાસીઓના ઘરોમાં ગયો હતો અને જેટલા પણ આદિવાસીના નેતા છે ભાજપના, એના બંગલાઓ બની ગયા છે. કેમ? એ મજૂરી કરવા ગયા છે. સિમ્પલ દેખાય છે. એટલે આ લાગણીઓથી મત મેળવવું. આતિશીજીએ ખૂબ સારી વાત કરી कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमें सोचना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, किस तरह से नेता चाहिए. हमें सोचना पड़ेगा अपने बच्चे का भविष्य क्या है. હું એમ કહું છું કે લંડન ને યુકેમાં અને અમેરિકામાં બાળકો અત્યારે ટોપ મોસ્ટ કંપનીઓ છે, એમાં છે કોના? આજે ટ્વિટર ઉપર પણ આપણે આવ્યા, હમણાં ભારતીય આવ્યા કે ન આવ્યા? આપણામાં ટેલેન્ટ તો છે, આપણે સંઘરી નથી શકતા, આપણે એને રાખી નથી શકતા. આજે દરેક યુવાન છે, અમેરિકામાં તમે અમેરિકા કે કેનેડાની ફાઇલો કાઢો, મોટાભાગના આપણા યુવાનો છે જે અમેરિકા કેનેડા ભાગી જવા માંગે છે, ઓસ્ટ્રેલિયા ભાગી જવા માંગે છે. ભારત રહેવા તૈયાર નથી, અમદાવાદ તૈયાર રહેવા નથી. શું કામ? કારણ કે અહીંયા વ્યવસ્થા જ નથી. કોણ રહેશે? ભાવિ પેઢી ક્યાં જશે? તો એના માટે વિઝન હોવું જોઈએ અને એ એજ્યુકેશનથી થાય. અને જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવશે ને તો 2 વર્ષની અંદર અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ તો ઠીક છે, એક એવું શહેર નહીં હોય કે જ્યાં ટોપ ક્લાસ ડીપીએસને ટક્કર મારે એવી અંગ્રેજી મીડિયમની શાળાઓ નહીં હોય, ગુજરાતી મીડિયમની શાળાઓ નહીં હોય. આ અમારું ધ્યેય છે, લક્ષ્ય છે. અને ગોપાલભાઈ કીધું ને અરવિંદજીએ પણ કહ્યું છે कि अगर हमने काम किया है मैं एक बार मौका दीजिए, काम अगर नहीं होता है तो दोबारा मत दीजिए. हमें मत न આપતા, અમે કહીએ છીએ મત ન આપતા, પણ એક વખત તમે 27 વર્ષથી ભાજપને આપ્યો છે, કેટલાક લોકોએ કોંગ્રેસને આપી છે, એકવાર આમ આદમીને આપીને દેખાડો અને જો અમે કામ ન કરી શકીએ તો બીજી વખત અમને તમે ગળવાય ન દેતા. આ બહુ ક્લિયર વાત છે. आभार ईशु भाई. अभी गोपाल भाई ने जिसका जिक्र किया था, एक्चुअली नेक्स्ट सवाल ही वही था. प्रोफेसर मनीष आचार्य जी है और मनोज खत्री जी है यहाँ पे, ज़रा हाथ ऊंचा कर देना. इन लोगों का ये सवाल है कि दिल्ली सरकार ने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के फील्ड में तो अच्छा काम किया है, मतलब स्कूली शिक्षा जिसको बोलते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या विजन है और दिल्ली में उस क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं वो. क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो उच्च शिक्षा के साथ जुड़े हुए कॉलेज में प्राध्यापक है. आश्री, आपकी बात सही है कि अक्सर हम जब बात करते हैं तो स्कूलों के बारे में ही बात करते हैं. हायर एजुकेशन में क्या हुआ है, क्या सोच है, उस पर थोड़ी कम बात होती है. और जैसे गोपाल भाई ने भी कहा कि इतना उलझा के हमें स्कूलों में ही रखा हुआ है कि हम वहाँ की बात तक कई बार पहुँच नहीं पाते, कि हमें लगता है कि भाई अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो हम हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचेंगे. तो एक तो सबसे पहले दिल्ली में हमने एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन कैसे हो सकती है, तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स, जो एग्जिस्टिंग हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जिसमें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, NSUT जैसी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक बहुत बड़े स्केल पे हमने एक्सपेंशन किया है. लेकिन मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार में सबसे इंटरेस्टिंग काम किया है हायर एजुकेशन को लेके, वो सिर्फ हमारी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं किया, बल्कि अलग अलग तरह की क्या यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जिनका हम सपना देख सकते हैं, उस पर दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया है. सबसे पहले हमने दिल्ली सरकार में एक दिल्ली फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी खोली है, जो सिर्फ मेडिसिन में जो हम डॉक्टर्स बना रहे हैं उस पे नहीं, पर उसके जो सारी एलाइड मेडिकल रिसर्च होती है उस पे फोकस करती हुई हमने, मुझे लगता है, देश की एक पहली यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है. दूसरा, और मैं मानती हूँ कि ये हमारा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसको हमने पिछले 1-1.5 साल में शुरू किया है. दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की.
अक्सर स्किलिंग को एक ऐसा शब्द माना जाता है, स्किलिंग एक ऐसा शब्द है जो स्टार्टअप्स की तरह है, जो इस्तेमाल तो बहुत होता है लेकिन रियलिटी में होता कुछ नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि स्किलिंग के नाम पे जो सारे कोर्सेज होते हैं कि हमारी स्पीच उनकी जेब में रिपीट हो रही थी तो स्किलिंग के नाम पे अगर आप देखिए देश भर में अलग अलग कोर्सेज के नाम पे टारगेट्स होते हैं कि हमें इतने बच्चों को स्किल करना है, इतने बच्चों को स्किल करना है, इतने बच्चों को स्किल करना है, और हम स्किलिंग करते भी हैं, लेकिन उस स्किलिंग के बाद भी वो स्टूडेंट्स वहीं के वहीं खड़े होते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी फिर भी ज़ीरो होती है, उनका फ्यूचर फिर भी वहीं पे ज़ीरो पे खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए हमारी पूरी जो टेक्निकल एजुकेशन है, खासकर हमारे ITIs, हमारे पॉलिटेक्निक्स जो स्किल एजुकेशन देते हैं, उनमें समस्या क्या है कि पूरी दुनिया में जो स्किलिंग और हायर एजुकेशन है वो आपकी मार्केट और आपकी इंडस्ट्री से लिंक्ड है, कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी, जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, उसके आधार पे हम हायर एजुकेशन करते हैं। लेकिन भारत में आजकल हम ऐसे भी कोर्सेज पढ़ाते हैं जो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले हमने उसके एक प्रोफेसर को नौकरी दे दी थी, और वो क्योंकि अब एक परमानेंट प्रोफेसर हमने हायर कर लिए हैं, इसलिए चाहे वो कोर्स अब रेलिवेंट हो या ना हो उसको पढ़ाए जा रहे हैं। या 10 साल पहले हमने उसकी लैब इक्विपमेंट खरीद ली थी, उसकी मशीनें खरीद ली थी, लेकिन हो सकता है कि आज वो मशीनें मार्केट से चली गई हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उसके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी को इस तरह से इन्विजन किया है कि वहाँ पर हम मार्केट और इंडस्ट्री से लिंक्ड कोर्सेज पढ़ाते हैं। कि जैसे जर्मनी में हम सुनते हैं कि जो वहाँ के स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं वो 70-30 मॉडल पे चलते हैं, कि 70% टाइम स्टूडेंट्स अपना इंडस्ट्री में बिताते हैं और 30% टाइम अपना क्लासरूम में बिताते हैं। उसी आधार पे हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे जो अभी हमने 12 नए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू किए हैं, उस कोर्स का डिज़ाइन बनाने वाले वो लोग नहीं हैं जो एक सिर्फ AC कमरे में बंद हैं। अगर डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन का कोर्स बना है तो दिल्ली की बड़ी बड़ी एड एजेंसीज में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स ने उसे डिज़ाइन किया है। अगर हमने अपने यहाँ पे बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का ई-कॉमर्स में कोर्स डिज़ाइन किया है, तो सबसे बड़ी जो लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स की कंपनीज़ हैं उनके सीनियर लोगों ने वो कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। तो जब हमारे बच्चे ये कोर्सेज पढ़ के बाहर निकलते हैं, यही कंपनियां उनको इंटर्नशिप देने के लिए तैयार खड़ी हैं, यही कंपनियां उनको हायर करने के लिए तैयार खड़ी हैं। जो हमारा रिटेल का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, उस कोर्स में पहले दिन से 50% कॉम्पोनेंट स्टूडेंट्स का क्लासरूम में है और 50% कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री में है, अपनी जहाँ पे वो आगे जाके नौकरियाँ करने वाले हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी हायर एजुकेशन के माध्यम से ऐसे तैयार कर रहे हैं कि वो एक्चुअली जाके मार्केट में जाके इकोनॉमी में जाके सक्सेसफुल हो सके। पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें जॉब ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड तैयारी करा रहे हैं, हम ऑन दी अदर हैंड अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च ओरिएंटेड भी बना रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं उन्हें रिसर्च में इनकरेज करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ये प्रोग्राम चलाया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपनी PhD कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, या कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में कोई टीचर हो, वो अगर कहीं से भी रिसर्च ग्रांट लेके आते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो दिल्ली सरकार उनको मैचिंग ग्रांट देगी कि उनको डबल फंडिंग मिल पाए अपनी रिसर्च के लिए। सो हमारा सपना हायर एजुकेशन को लेके ये है। सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि जो मैंने अपनी पिछली बात में शेयर किया कि हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल और हमारी एजुकेशन से निकलें, एक एंटरप्रेन्योर बनने के माइंडसेट से निकलें, कि वो सिर्फ खुद नौकरी ढूंढे नहीं, वो खुद इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाले बने। ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी हायर एजुकेशन का, जिसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप और अपने इनक्यूबेटर्स अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में बनाए हैं, नंबर 1। नंबर 2,
जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट और इंडस्ट्री की फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमारे स्टूडेंट्स मार्केट रेडी और इंडस्ट्री रेडी निकले। और ना सिर्फ आज की मार्केट और इंडस्ट्री के हिसाब से हम अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं आने वाले 10 साल में मार्केट और इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है उसके हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को आज तैयार कर रहे हैं। और तीसरा, तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे मार्केट रेडीनेस हो, एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस हो, और तीसरा हमारे स्टूडेंट्स ही रिसर्च में आगे बढ़ें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो प्योर साइंसेस हो, और उसको इनकरेज करने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को रिसर्च ग्रांट्स देते हैं। जहाँ से भी वो अगर ग्रांट लेके आते हैं दिल्ली सरकार उतना ही मैचिंग ग्रांट उनको देती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट रेडीनेस और रिसर्च, ये एक तरह से 3 हमारे पिलर्स हैं हमारे हायर एजुकेशन के। थैंक यू। अभी जैसे न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिलता है और अभी भी कोरोना का खतरा जैसे टला नहीं है। एक चीज़ और मैं कहूँगी, आई थिंक ये दूसरा जो हमारा एक सपना है, हम अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं जो हमारे हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, अभी हम स्कूलों में भी हमने एक शुरुआत करी है समथिंग कॉल्ड देशभक्ति पाठ्यक्रम की, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ लिख के सक्सेसफुल हों। हम ये मानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ लिख के सक्सेसफुल तो हों ही, लेकिन देश के लिए कुछ करने की मानसिकता से निकलें। क्योंकि कुछ दिन से जब से ट्विटर के नए सीईओ एक भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे जो मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत रेलेवेंट है। उस मीम में सारे जो इंडियन सीईओज़ हैं, गूगल का सीईओ, ट्विटर का सीईओ, सबकी फ़ोटोज़ दी हुई हैं, और उसमें नीचे ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। राइट? तो अभी के दिन में जो हमारे पढ़े लिखे बेस्ट टैलेंट हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, हमारा देश उनमें इन्वेस्ट करता है, हमारा समाज उनमें इन्वेस्ट करता है, और वो अमेरिका के जीडीपी में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाने के अलावा उनमें देश के प्रति एक मानसिकता भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि हमें कितनी बड़ी सैलरी और हमारे पेचेक में कितने ज़ीरोज़ लगेंगे, वो ये भी सोचें कि हम जिस बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के बाहर निकले हैं, यहाँ से निकल कर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस देश की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू। बात हो रही थी कि बार बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं, चाहे वो कोरोना का रीज़न हो, पोल्यूशन का रीज़न हो। तो इसमें ऐसा होता है कि एक बार सेट हो गई सारी प्रक्रियाएं, सारी रिदम में स्कूल चल रही है, उसके बीच में ये रुकावट आती है, तो क्या ये बैरियर जैसा नहीं लगता है कि वापस बंद करना है, वापस शुरू करना है? और उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, ऑनलाइन एजुकेशन। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब वास्तविकता बन चुका है और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? और अगर हाँ, तो इसको और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ताकि वो रियल एजुकेशन की तरह ही हमको उसकी जो भी असर है, उसके परिणाम जो है वो हमको मिल सके? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन पे पिछले साल 1.5 साल से बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे हैं, और बहुत ये भी बात हुई है कि अब आगे चलते हुए भी ऑनलाइन एजुकेशन शायद फ्यूचर का तरीका है। लेकिन पर्सनली मैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेके मेरे मन में तो बहुत सवाल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चे कितना पढ़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, वो तो एक सच्चाई है ही। हम सब ने अपने घरों में अपने बच्चों को देखा है कि वो वीडियो ऑफ कर देते हैं, साउंड ऑफ कर देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये सब ने देखा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्लास डिवाइड है कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बच्चे एक तरह से इंडिया और भारत के बीच में डिवाइडेड हैं। और मैं ये अक्सर देखती हूँ कि मैंने अपने ही जैसे परिवार में देखा है, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में है, एक 3rd स्टैंडर्ड में है। उनकी ऑनलाइन एजुकेशन में पिछले 2 साल में बिल्कुल भी पढ़ाई बाधित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी बेटी के पास अपना एक लैपटॉप है, छोटे बेटे के पास अपने मदर का आईपैड रहता है,
दोनों की क्लासेस एक समय पे रखती हैं, एक को एक कमरा मिलता है, दूसरे को दूसरा कमरा मिलता है, अनइंटरप्टेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है। दूसरी तरफ आप जाइए दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास, जो अक्सर एक कमरे के मकान में पूरा परिवार रहता है। आप इंटरनेट छोड़ दीजिए, डिवाइस छोड़ दीजिए, घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, उनके पास घर में बैठ के पढ़ाई करने की जगह तक नहीं होती है। हम क्या ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अक्सर घरों में सिर्फ एक फ़ोन होता है, वो भी पिताजी के पास, जो दिन में काम करने जाते हैं। तो दिन में जब क्लास चल रही होती है तो बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे के पास अवेलेबल होता है। फ़ोन भी अवेलेबल हो तो ज़्यादातर घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होता। मोबाइल पे बात हम जब खुद करते हैं तो 3-3 बार बीच में फ़ोन कट जाते हैं। उसी इंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्शन पे बच्चा जब अपनी पढ़ाई करता है तो टीचर की आधी बात सुनाई देती है, आधी बात नहीं सुनाई देती है। तो ये हमारे देश की सच्चाई है, और ये तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, जहाँ पे फ़ोन भी ज़्यादा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, तो परिवारों में ज़्यादा डिवाइसेस भी हैं। जब दिल्ली में ये हाल है तो आप सोच लीजिए कि हम जैसे गुजरात के गाँव के स्कूल की बात कर रहे थे, अगर हम गुजरात के किसी भी गांव में चले जाएं तो वहाँ पे क्या इंटरनेट, क्या डिवाइस, क्या ऑनलाइन एजुकेशन होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कोविड की वजह से, कभी प्रदूषण की वजह से हमें ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अभी हमारा देश उस स्थिति परिस्थिति से बहुत दूर है जहाँ पर हम वास्तविक तौर पे बच्चों को, और हर बच्चे को, देखिए आप 10%, 15% बच्चों को तो दे पाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन एक क्लासरूम में जब बच्चा आता है तो हर बच्चा बराबर होता है, हर बच्चे को एक जैसा क्लासरूम मिलता है, हर बच्चे को एक जैसी टीचर मिलती है। तो अगर हमें ये एजुकेशन देनी है तो उस एजुकेशन को हम ऑनलाइन देने से तो फ्रैंकली बहुत दूर हैं, और इसलिए भी मुझे लगता है कि हमें सरकारें भी, कई बारी न्यायालय भी बहुत जल्दी में होता है स्कूल बंद करने के लिए कि भाई ये हो गया स्कूल बंद कर दो, ये हो गया स्कूल बंद कर दो, लेकिन हमें स्कूल बंद करने की जो कॉस्ट है, उन बच्चों की ज़िंदगी पर जो कॉस्ट है जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनके फ्यूचर पर भी ये कॉस्ट आएगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अब उनके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे कितनी अच्छी वो जॉब्स कर पाएंगे, इस कॉस्ट के बारे में भी हमें ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि ये एक बहुत रियल इम्पैक्ट है जो स्कूल बंद करने से बच्चों की ज़िंदगी में होता है। आजकल हम देखते हैं कि स्कूली बच्चों के और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सुसाइड के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह की, उनके पीछे की वजह यह रहती है कि उनके स्कूल टाइम में, जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम की बात हो गई, कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, इनकी वैल्यू नहीं है या उनका इम्पोर्टेंस नहीं है। गुजरात की हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट के टीचर्स ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो संगीत के या कला के या साहित्य के या फिर स्पोर्ट्स के टीचर्स की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो दिल्ली सरकार ये जो एक्स्ट्रा जो भी प्रवृत्तियां हैं, मतलब कला हो गया, साहित्य, संगीत है, व्यायाम है, इसको लेकर भौतिक सुविधाएं क्या क्या सरकार ने की है और उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या किया है, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए, एक तो हम ये मानते हैं कि चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, एक तो इसको एक्स्ट्रा नहीं कहना चाहिए, ये हमारी शिक्षा का मेन स्ट्रीम हिस्सा है। इसलिए भी क्योंकि अगर मैं अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में सोचूं तो मैंने ज्योग्राफी की क्लास में क्या सीखा था, साइंस की क्लास में क्या सीखा था, अलजेब्रा की क्लास में क्या सीखा था, शायद मुझे याद भी नहीं है, शायद मेरी ज़िंदगी में कभी काम भी नहीं आया। लेकिन हमने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या सीखा था, एक टीम में थिएटर एक साथ करते हुए क्या देखा था, म्यूज़िक और डांस सीखते हुए क्या सीखा था, हमने उसमें क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा, टीम वर्क में काम करते हुए सीखा, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करने में जो सीखा, वो तो मैं मानती हूँ कि आज भी हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स और इन सब को एक्स्ट्रा करिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। हमारी ये कोशिश रही है
सबसे पहले कि इनको हमारे जो हम मेन सब्जेक्ट्स मानते हैं, एक तो उनका हिस्सा बनाया जाए। तो जैसे मैंने एक फ़ोटो में दिखाया भी था, एक हिंदी की क्लासरूम में एक रोल प्ले चल रहा था बच्चों का। तो हम कैसे आर्ट को, डांस को, म्यूज़िक को, कैसे जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, उनको हम कैसे उनमें शामिल कर सकें। तो हमने ये एक शुरुआत करी है कि थिएटर खासकर लैंग्वेज टीचिंग में कैसे शामिल हो सकता है, सोशल साइंस टीचिंग में कैसे शामिल हो सकता है, उसकी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हमने आर्ट में, थिएटर में अपने सब्जेक्ट टीचर्स की करवाई है कि वो कैसे इन सारी एक्टिविटीज़ को अपनी क्लासरूम में शामिल कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखिए इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ ऑल्सो, कि क्या फैसिलिटीज़ हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए खासकर दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्ट किया है और हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी हैं। इनफैक्ट वो फ़ोटोज़ इस स्लाइड में, आई डोंट नो फिल्म में थी कि नहीं थी, पर अब हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के कई स्कूलों में, आई थिंक एटलीस्ट 30 स्कूलों में ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स हैं। जैसे ओलंपिक्स में जिस साइज़ के स्विमिंग पूल्स होते हैं, वो हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पास उनका एक्सेस है। मैं सोचती हूँ, मैं तो खुद दिल्ली के एक बहुत बड़े और नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, लेकिन हमारे स्कूल में तो सवाल ही नहीं होता था कि मैंने भी स्विमिंग शायद किसी YMCA में 10वीं के बाद जाके पैसे देके किसी ट्रेनर से सीखी थी, लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे फ्री में स्विमिंग अपने स्कूलों में सीख रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण देती हूँ कि कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे सिंथेटिक ट्रैक्स हो गए, एस्ट्रोटर्फ्स हो गई, जो जब हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बना भी रहे हैं तो हम ये सोच के नहीं बना रहे कि बच्चों के लिए बन रही हैं तो एवरेज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बना दीजिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। जैसे आजकल इंटरनेशनली सारे एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक पे होते हैं, अब ग्रास पे नहीं होते हैं। तो हम अपने सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को, एथलेटिक ट्रैक्स को सिंथेटिक ट्रैक्स बना रहे हैं। हमने हॉकी के 2015-16 में ही जब पहली हमने एक हॉकी का ग्राउंड बनाया था, तो उस पर हमने एक हॉकी के ग्राउंड पे 1 करोड़ रुपया खर्च किया था, लेकिन हमने उसे एक इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रोटर्फ बनाया था। और अब ऐसे कई एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में बने हैं। मैं आज ईशुदान भाई से शेयर भी कर रही थी, आज हम बैठे हुए थे, तो जिस दिन हमने पहले ये एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि देखो, आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हो। उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से भारत अब इंटरनेशनल ईरा में हॉकी में कम मेडल्स जीत के आता है, वो ये है कि इंटरनेशनल हॉकी अब ग्रास पे नहीं खेली जाती, एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती है। लेकिन भारत में अभी तक ज़्यादातर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हॉकी के लिए हैं, अभी भी ग्रास टर्फ्स हैं। और जब आप ग्रास टर्फ और एस्ट्रोटर्फ में जो गेम होती है ना, उसमें स्पीड में बहुत अंतर होता है। एस्ट्रोटर्फ पे जो गेम होती है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी इंटरनेशनल स्टेज पे इसलिए नहीं अच्छा खेल पाते क्योंकि उन्हें एस्ट्रोटर्फ पे खेलने की ट्रेनिंग नहीं है। कहते हैं आज आप ये दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन कर रहे हो, कहते हैं आज आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप मुझसे लिखवा लो, 15 साल में आप देखना इस स्कूल से और इस एरिया से इंटरनेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर्स निकलेंगे जो देश को मेडल्स दिला के लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम क्षमा चाहते हैं कि आप सबके सवाल ना लिए गए हो। एक आखिरी सवाल जो यहाँ पे बैठे हर इंसान को कनेक्ट करता है, सबको। दिल्ली सरकार के बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम और दूसरा है देश के मेंटर और दूसरा है यूथ फॉर एजुकेशन। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा बताइए, और इन सब में अगर यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी अगर उस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, उस पर थोड़ा प्रकाश। एक तो सबसे पहले राकेश जी की रिसर्च की मैं दाद देना चाहूँगी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या क्या चल रहा है, A to Z इन्हें सब पता है। देखिए, हमने एक्चुअली यूथ फॉर एजुकेशन और देश के मेंटर एक ही प्रोग्राम है, उसके 2 नाम हैं।
ये कार्यक्रम हमने इसलिए चलाया था क्योंकि 5-6 साल में जब हमारे स्कूलों में बदलाव आना शुरू हुआ तो हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स हमारे प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के जितने अच्छे लेके आते हैं, उनके जितने इंटेलिजेंट हैं, अब उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम जैसे स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th में आते हैं तो वो आगे फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि क्या कोर्स करें, क्या पढ़ाई करें, कहाँ पे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अक्सर होता ही है कि कौन गाइड करता है। हम भी अपने बारे में सोचें तो कई बार कोई आस पड़ोस में होते हैं, कोई हमारे पड़ोसी जिनके बच्चे अच्छे पढ़े होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि उनसे भैया से बात कर लो, या हमारे कोई कज़न्स होते हैं जिसने IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर किया होता है तो हम उनसे बात कर लेते हैं। तो हमारे ही सर्कल में अक्सर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें गाइड करते हैं अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, 50% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो अपने परिवार में पहले बार कोई पीढ़ी है जो स्कूल के अंदर पहुंची है। 2 साल पहले जब 12वीं का रिज़ल्ट आया था तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कालका जी में जो हमारे स्कूल्स के टॉपर्स हैं उनसे मिलने गई थी, उनके घर में कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और 5 में से 4 बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं मिली जो अपने परिवार में 12वीं पास होने पे अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मेंबर थे। तो जो बच्चा 12वीं में पहुंच रहा है लेकिन उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, देखिए उस परिवार की मेहनत है जो उस बच्चे को वहाँ तक लेके आई है, लेकिन वो माता पिता, उसके भाई बहन उसको गाइड करने की सिचुएशन में नहीं है। तो हमने फिर सोचा कि हम क्यों ना दिल्ली भर के और देश भर के यूथ को इसमें शामिल करें और उनको हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइड करने में शामिल करें, जिसके लिए हमने ये शुरू किया प्रोग्राम देश के मेंटर्स। और मुझे खुशी है इस बात की कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर से हज़ारों ऐसे युवाओं ने इस प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर किया और आज हज़ारों, आई थिंक ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार ऐसे यूथ हैं जो देश भर से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो फ़ोन के माध्यम से हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें या कोई यूथ को जानते हो जो जुड़ना चाहें तो हमारी एक वेबसाइट है देश के मेंटर्स की, आप उस पे जाइए, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और एक ऐप के माध्यम से हम आपको अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट से कनेक्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।